नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी का सेट करने वाले हैं जो सीजीएल और सीएचएल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा होने वाला है। जीडी को भी ये जो है कवर करेगा। तो ये है आज का जो है सेट नंबर 2 है। ये सेट नंबर 1 आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे उसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं। और हमारा पर्पस ये है, आप जो कोरोना काल चल रहा है, कि आपको घर बैठाए मटेरियल प्रोवाइड करा दें ताकि आपका एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट यानी हेल्थ इशू के जो है निकल जाए, और हम जो करते हैं आपकी लाइफ को ईज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? तो हमें बताना है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय। दोस्तों जो करंट का क्वेश्चन है, तो करंट से भी 2-4 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो करंट अफेयर पर भी जो है आप अपना ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिए हैं। गोतबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। आपने महिंद्रा राजपक्षे का नाम जरूर सुना होगा अगर तो आप थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि ये श्रीलंका के बहुत फेमस जो है एक पॉलिटिकल लीडर हैं। मैत्रीपाल सिरिसेना, चंद्रिका कुमारतुंगा। तो इसके जो ऑप्शन सही है वो दोस्तों आपका पहला है। गोतबाया राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट हैं, और इस टाइम जो महिंद्रा राजपक्षे हैं वो श्रीलंका के पीएम हैं। तो आपको जो है एक क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिल गए। तो इंडिया के जितने भी आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, आप दोस्तों क्या याद कर लीजिएगा, उनके पीएम, उनके प्रेसिडेंट और उनके थोड़े बारे में नॉलेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछेगा वो इंडिया से रिलेटेड, जो भारत से जो है सीमा रखते हैं या उसके आसपास के हैं, उनसे पूछेगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है हमको ये बताना है। कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो बिरहोर नृत्य जो है दोस्तों आदिवासी, आप थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आदिवासी आपको कहाँ मिलते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत जो है स्टेट्स वगैरह की हिस्ट्री पता होगी, तो कर्नाटक में जो आदिवासी नहीं होते, पंजाब तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है, फिर भी जो है हिमाचल प्रदेश में आदिवासी देखने को नहीं मिलते। और आदिवासी आपको कहाँ देखने मिलते हैं? झारखंड साइड, उड़ीसा साइड, एमपी के कुछ पार्ट्स हो गए, यहाँ पर काफ़ी जो है आपको आदिवासी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बिरहोर नृत्य आदिवासी से रिलेट करता है, और वह कहाँ का है? झारखंड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2021 तक तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड मतलब TFA की मात्रा को कितने तक सीमित करने को कहा है? 2%, 3%, 4%, 5%। तो आपको मैं आंसर बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि सीमित करने के लिए क्यों बोला है TFA को, क्योंकि TFO जो है दोस्तों एक जो है हानिकारक है। ये जो है हार्ट वगैरह की जो डिसीज़ हैं आपकी, उसको जो है इंक्रीज करता है, इसलिए जो है इसको जो है सीमित कर रही है क्या? गवर्नमेंट का ये पार्ट है क्या? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। मतलब इसकी जो अगर हम फॉर्म की बात करें तो FSSAI, इसकी फुल फॉर्म क्या बनी आपकी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, फसाई जिसको बोलते हैं। आपने इसका तो नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, FSSAI, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि TFA की जो है मात्रा को जो है कंट्रोल करो, और कितने % तक कंट्रोल करने को बोला है। पहले दोस्तों क्या था? 5% थी, लेकिन अब 5% नहीं रहा है। 5% अब जो नहीं रहा है, अब हो गया है वह आपका 3%। और इनका लक्ष्य है कि 2022 में कितना कर देंगे वो, इसको कर देंगे 2%। तो आप जो है इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। अब पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ये जो आपको मैंने ये डाल रखे हैं, आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप सीधा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर जाकर कि मिस्टर SSC प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आप जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं इस तरीके से जो है बताने छोड़ देता हूँ कई बार, तो उसमें मिल जाती हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है काफ़ी जो है बेनिफिशियल होगा, आप उसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है,
और कब फाउंड हुआ था? अगस्त 2011 में जो है फाउंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किस जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो सर थॉमस रो के बारे में हमें बताना है कि वह जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में आए थे। कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में वह आए थे? तो वह आए थे 1615 को आए थे, और उस टाइम जो राज था वो था जहांगीर का। सीधे वह अजमेर आए थे, जहांगीर भी उस टाइम अजमेर में था। तो इसका जो आंसर है वह है जहांगीर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1925 में स्व सम्मान आंदोलन शुरुआत किया? पेरियार, ईवीआर, श्री वैकुंठ स्वामीगल, संत रामलिंग, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो हमको बताना है कि स्व सम्मान आंदोलन किसने जो है शुरुआत की थी। दोस्तों आप मेरे को जो है कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं देखता हूं कि कितने लोगों को पता है, और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इतने बात करता हूँ स्व सम्मान आंदोलन की, तो स्व सम्मान आंदोलन जो था वो चलाया गया था, इन 4 ऑप्शन में से एक है, आपको बताना है। वो एक व्यक्ति द्वारा चला गया था, और उसमें क्या था, ब्राह्मणों के जो है अधिपत्य, ब्राह्मण समाज का जो अधिपत्य हो गया था, जाति प्रथा को लेकर, विधवा विवाह, परिवार नियोजन से रिलेटेड जो है उसमें कुछ कटाक्ष किए गए थे समाज के ऊपर, और उसको लेकर एक जो है आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों जो उन्होंने चलाया था उनका नाम था पेरियार, ईवीआर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार को दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक कृषि रिलेटेड जो है त्यौहार है। जब चावल की फसल आती है नई नई, तो ये जब मनाया जाता है, और ये ओडिशा का त्यौहार है। कहाँ का? ओडिशा का त्यौहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी श्रोणि मोखला का एक भाग नहीं है? इलियम, प्यूबिस, इनकस, इस्बियम। तो देखते हैं, मैंने जो है एक इसमें जो है इंक्लूड किया है एक फ़ोटो, तो आप देखिएगा। इलियम आपका ऑप्शन में है, तो ये नहीं है, और इस्बियम भी है आपका, प्यूबिस भी है। तो ये तो श्रेणी मोखला में ये हो गए तीनों आपके जो हैं, कौन कौन से हैं? इलियम, प्यूबिस और इस्बियम, ये सब दिए हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है इनकस। इनकस कहाँ पाया जाता है? आपका ईयर, मतलब कान में पाया जाता है। कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं, तो उसमें इसको इनकस भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? एनाविल भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है ईयर की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल जो है सही है, इनकस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक हमसे पूछा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमार्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। ये सभी जो है गुलाम वंश के शासक हैं, लेकिन हमको बताना है अंतिम शासक कौन था। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इसका एसेसन कर दिया था किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको मार दिया था 1290 में। और खिलजी वंश की यहाँ पर क्या की थी? स्थापना की थी। खिलजी वंश की यहाँ पर जो है स्थापना हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं, जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का दोस्तों पहला शासक था। फर्स्ट शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इसका जो एसेसन किया गया था वह था हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश की यहाँ पर क्या हो गई थी? स्थापना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हमको बताना है कि इसमें से सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, द स्टैटिक वर्सेस सेम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका एन इरा ऑफ डार्कनेस। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? विद्याधर सूरज प्रताप। विद्याधर सूरज प्रताप ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो आप जो है इसको भी याद कर लीजिएगा, और ये भी याद कर लीजिएगा सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं। ये तीनों पुस्तक हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलमान रुश्दी एक जो है बहुत ही ज़्यादा जानी मानी हस्ती हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियों में ज़्यादा रहेगा, उससे क्वेश्चन बनने के चांस उतने ही हैं। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा।
और सलमान रुश्दी की आप चेक कर लीजिएगा कि और कौन कौन सी पुस्तक हैं, सभी को जो है याद कर लीजिएगा, एक बार नज़र डाल लीजिएगा। बाकी तो वहाँ पर एग्जाम में अगर आपने नज़र डाल के गए हैं आप घर पर, तो वहाँ पर आपको याद ही आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और निगमित संरचना की समीक्षा करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व किसने किया है? तो हमें बताना है जी सुब्रमण्य अय्यर, पीके मोहंती, मीता माकन, सतीश कुमार काल्डा। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही है, पीके मोहंती। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देख लीजिएगा आप इसको। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित करता है? पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कुल 13 कानून शामिल किए गए थे। किसमें? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे। 7वें संशोधन की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन किसका? भाषाई आधार पर। अगर 13वें अधिनियम संशोधन की बात करें तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना, इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। तो आपके जो ऑप्शन हैं, पहला संशोधन मैंने आपको बता दिया, 7वां आपको बता दिया, 13वां आपको बता दिया। आपका कहीं भी नाम नहीं आया दादर नगर हवेली का। तो सी ऑप्शन 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करता है, यह बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों काफ़ी फेमस जो है ये बुक है। आज जो है मेरे को कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों ने जो है ये पुस्तक पढ़ी है या फिर ऑनलाइन किस किस ने सुनी है। तो ऑप्शन ले लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वह है एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका बताना है वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्या करती है? रिवर्स रेपो दर और रेपो दर की जो रेट है उसको वह निर्धारित करती है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी, आप यहाँ पर हम्पी आ रहा है, के खंडर के किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप जो याद रखिएगा प्राचीन शहर हम्पी, और जहाँ पर भी आपको दिखाई दे प्राचीन शहर हम्पी और विजयनगर और खंडर की बात जहाँ हो जाए तो उसका जो सही आंसर है वह आपका कर्नाटक। प्राचीन शहर हम्पी के खंडर कहाँ पर स्थित हैं? वह भारत के कर्नाटक में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, क्या है? संचार मंत्रालय पूछा है हमसे, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीक, सूचना एवं प्रसारण, ये सारे जो है मंत्रालय हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो जल्दी दोस्तों कमेंट करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, और ये इसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसका दोस्तों गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 2009 में जो है इसका गठन हुआ था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अभी जो इसको जो संभालने वाले हैं वो कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। अश्वनी वैष्णव जो है इसका मंत्रालय देख रहे हैं। और उनके पास कौन सा मंत्रालय भी है? रेलवे, रेलवे भी दोस्तों जो है उनके पास है। तो आप जो है याद रखिएगा इस चीज़ से जो है दोस्तों, जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होंगे
मेरी राय में तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक ही नहीं, हर एक साइड में क्वेश्चन जरूर डाल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है मंत्रालयों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने हाल ही में एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। निम्नलिखित में से कौन इस प्रणाली को विकसित कर रहा है? आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान और प्रयोगशाला। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब AIP इसको जो है बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको AIP सिस्टम का जो विकास कर रहा है भारत कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने टेस्टिंग की है, लेकिन अभी ये जो टेस्टिंग हुई है दोस्तों, ये अभी ज़मीन पर की है, अभी इसको जो है जल में टेस्टिंग करना बाकी है। लेकिन जो ज़मीन पर टेस्टिंग की गई है वो सफलतापूर्वक हुई है। दोस्तों आखिरकार ये भारत कर क्यों रहा, आपको मैं ये भी बता दूं, 2 तरीके की जो है आपकी जो है पनडुब्बी होती हैं। एक तो जो है एटॉमिक पावर पर चलती हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक नीचे रहती हैं, उनको जो है सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी होती हैं जिनमें बैटरी लगी होती हैं, उनको जो है दोस्तों सरफेस पर आना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? उनको सरफेस पर आना पड़ता है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। उनको जो है सरफेस एयर की ज़रूरत होती है, टाइम पर वो जो ऊपर आती रहती हैं। तो दुश्मन का जो रडार है दोस्तों, वो उनको जो है कैच कर सकता है और बता सकता है कि इस जगह जो है आपकी पनडुब्बी है, तो एक काफ़ी जो है खतरा भरा हो जाता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये वाली जो पनडुब्बी हैं बना ही क्यों रहे हैं, तो ये पनडुब्बी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि काफ़ी चीप पड़ती हैं। और जो परमाणु पनडुब्बी होती है, अच्छे से अच्छा देश नहीं चाहेगा उसको बनाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। इवन चीन के पास इतना पैसा है, फिर भी वह जो है इन वाले पनडुब्बियों को जो है प्राथमिकता दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाया है इंडिया ने कि जिससे जो है ज़्यादा दिनों तक जो है उनकी पनडुब्बी नीचे रह सकती है। और ये किसने विकसित किया है? ये आपकी नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने जो है इसको विकसित किया है। काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन अच्छा है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो है इसके रिलेटेड रिगार्डेड सारी शेयर कर दी है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज होती है, आप जो है किसी डिबेट में भाग लें, जरूरी नहीं है कि आप जो है एग्जाम पर्पज से ही पढ़ें, आप किसी डिबेट में भाग ले सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी नॉलेज को ही देखा जाता है। बढ़ते हैं ओवरऑल नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में जनगणना 2021 का विषय क्या है? पहला ऑप्शन हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, दूसरा ऑप्शन जनगणना से जन कल्याण, थर्ड ऑप्शन तुम गिनो तो हम गिने, डी ऑप्शन संकल्प से सिद्धि तक। तो हमको बताना है कि 2021 का क्या विषय था जनगणना का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही है। जनगणना से जन कल्याण जो है 2021 का क्या था, एक टाइप से जो आप लोगों को बोल दीजिएगा। और 2011 का क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 2011 का है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जनगणना से रिलेटेड। पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में डगलस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। सुगी वैन, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, बस्ट सुगर, द टेस्टामेंट। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका सुगी वैन। डगलस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक सुगी वैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 यहाँ पर जीता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम को नहीं हटाया जा सकता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको नहीं हटाया जा सकता है? देखिएगा, आपको इसका जो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, केवल कुछ फैक्ट बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़े बहुत कंप्यूटर से नॉलेज रखते हैं, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, रैम। आपके फ़ोन में एक रैम क्लियर करने का क्या आता है? एक जो है ऐप आता है, और कई बार जो है एक अलग से ही कुछ ऐप भी आते हैं और कुछ फ़ोन में इनबिल्ट भी आता है जो आपकी रैम को जो है क्लियर कर देता है। तो क्लियर कर देगा मतलब यहाँ क्या कह रहा है, नहीं हटाया जा सकता, रैम को हटाया जा सकता है, ठीक है, उसकी सफाई की जा सकती है। कैश मेमोरी, अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो कैश मेमोरी जो है चली जाएगी, और इसी तरह से जो है आभासी मेमोरी, ये लगभग थोड़ा सा अंतर है इनमें, तो ये जो है हटाया जा सकता है। लेकिन रोम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, आप इसको जो है क्लियर नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद में संबोधित किया था? 15 अगस्त की मध्यरात्रि, तो दोस्तों खुशी का दिन था वह। तो किसने संबोधित किया था संसद को हमारी? सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमको ये बताना है कि किसने जो है संसद को संबोधित किया था। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, फर्स्ट स्पीकर जो थे संबोधित करने वाले, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की रात्रि को जो है संबोधित किया था एक आज़ाद भारत को, वह थे आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। ये जो है पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है संसद को संबोधित किया था। देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था उसी दौरान, उसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के साथ प्रयास करें। तो दोस्तों ये पूर्णतः जो है उस टाइम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दिया था, और उस टाइम का भारत देख लीजिएगा और आज का भारत देख लीजिएगा। आज भी अगर कोई इंग्लिश में बोलता है तो लोग उसके मुंह को ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है। लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कितनी संख्या है वो आपको भी पता है। 50-50 में भी हो सकती है काफ़ी, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी। ग्रामीण में नहीं समझते हैं, लेकिन ग्रामीण प्रधान देश है हमारा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं मुझे कि उस टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में स्पीच दी तो वो कितना एप्रोप्रिएट था। और आज भी हम देखते हैं अधिकतर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इंग्लिश में ही जो है अपनी जो है स्पीच देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश का वर्चस्व है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि क्यों इंडिया में इतना इंग्लिश पर जोर दिया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उस पर इतना जोर नहीं दिया जाता, खाली इंग्लिश। तो ये जो है चेंज होना चाहिए मेरे राय में। तो ओवरऑल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा जो है अपना ओपिनियन था, अपना जो है मेरी सोच थी। हो सकता है आप लोगों की कुछ अलग सोच हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप जैसे लोगों की जो सहायता हो सके तो उनको जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। IPL 2021 के लिए दिल्ली के कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेयस अय्यर बेकार खिलाड़ी, ऋषभ पंत, KL राहुल, शुभमन गिल। तो दोस्तों दिल पर न लीजिएगा कोई अगर फैन हो श्रेयस अय्यर का, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ श्रेयस अय्यर को। ऋषभ पंत, KL राहुल, शुभमन गिल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत यहाँ पर जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो ऋषभ पंत से रिलेटेड आपको मैं एक न्यूज़ बता दूं, तो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद अभी इनकी ये हाल फिलहाल में जो है कोरोना निगेटिव हुए हैं, और फिर जो इंग्लैंड में जो सीरीज चलने वाली है वहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है टीम इंडिया के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, आपने जो है स्पीड टेस्ट वगैरह लगाते हो या फिर नहीं लगाते हो तो लगाया करो यार। स्पीड टेस्ट से ही आपकी जो है एग्ज़ाम मजबूत होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं केवल स्पीड टेस्ट भी ना दिए चला जाऊँ एग्ज़ाम में, तो मेरी राय में तो 90% चांस है कि आप एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। आपकी जो है रणनीति नहीं बनेगी यार, ऐसे नहीं होता है। स्पीड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई। आप जो है इन सभी विटामिन को याद कर लीजिएगा, आसानी से आपकी बुक्स में या कहीं पर मिल जाएंगे। आप जो है आसानी से याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी हम जो इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप जो वहाँ पर से भी जो है पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इज 23। ठोस कार्बन ऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो हमको बताना है पारद, पोटास, इप्सम, शुष्क बर्फ। तो दोस्तों आपने जो है कई बार शुष्क बर्फ देखी होगी, तो वह क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो कुत्तों का अध्ययन दोस्तों यहाँ पर है, तो उनके व्यवहार में देखते हैं दोस्तों, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, कि उनके व्यवहार में क्या चेंज आ रहा है, क्या चल रहा है। तो इसके लिए जो एक जो है साइंस बनाई गई है, उसका नाम है आपका साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। लास्ट एंड 25 क्वेश्चन इज भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध नहीं, सरदार सरोवर बांध नहीं, सबसे ऊंचा पूछा है यहाँ पर, सबसे लंबा नहीं। तो टिहरी बांध जो है, उत्तराखंड का जो है टिहरी बांध सबसे यहाँ पर जो है लंबा बांध है, सॉरी ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध जो आपका सबसे ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा है। और सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नांगल बांध, जो है 226 मीटर जो है ऊंचा है। और सबसे लंबा बांध की बात करें तो आपका सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, वह आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो दोस्तों बांध से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर को, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ और मटेरियल जितने भी है स्टडी से रिलेटेड वो मिलता रहता है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।